साथियों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम इस बार 25 जून को होने वाला है और इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। और साथियों, आप सभी को अधिक से अधिक अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर जो है बेहतर होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं। अगर आप 30 प्रश्नों में 25 प्लस अगर स्कोर कर देते हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर आप 20 प्लस करते हैं तो भी आपकी तैयारी जो है एवरेज मानी जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 30 क्वेश्चन में से, क्योंकि आज की क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है, यानी कि मीडियम टू हाई कह सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स लेना हो, अगर आपको पीडीएफ नोट्स फुल नोट्स चाहिए, साथ ही मॉक टेस्ट अगर लगाना है तो आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पे आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा और कैसे आप 7 दिनों के अंदर उसी पीडीएफ को टारगेट बना के जो है आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। सिर्फ अब आपको एग्जाम पास करना है, क्योंकि समय कम है तो इसलिए आप तो पूरा डिटेल्स में पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ नोट्स का हेल्प ले सकते हैं जहां से आपके स्कोर जो है बेहतर हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 30 महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, और आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सामाजिक, आर्थिक, यानी कि कह सकते हैं कि सोशल और इकोनॉमिकली रूप से जो वंचित समूह से बच्चे आते हैं, यानी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वे आर्थिक रूप से मतलब पिछड़े हुए हैं। तो कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। कैसी, यानी कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है उसको कैसे क्लास की आवश्यकता होती है, आपसे यह पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। देखिए, वर्गीकृत जो है ये आपका निगेटिव टैगवर्ड है, या आप जहां भी देखेंगे इसको आप गलत कर देंगे ऑप्शन को, क्योंकि डिवाइड करना। देखिए, जहां पे भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ निम्नलिखित अगर बातों की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस फैक्ट को समझना। हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड, जहां पे आप इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के ऊपर और उस क्वेश्चन के आधार पर ही आप सही गलत का फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जहां पे अगर वर्गीकृत करने की बात आ रही है वह गलत होगा। बच्चे के ऊपर जबरदस्ती अनुशासन थोपने की बात आएगी वो भी गलत होगा। बच्चे को दंड देने की बात आएगी वो भी गलत होगा, बच्चे को नहीं दे सकते हैं। बच्चे को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां पे बच्चा सीख सके। बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब बच्चा फेल नहीं होता, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल होती है, ये बात आपको ध्यान रखना होता है। अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर अगर फेल होता है तो इसका मतलब कि बच्चा नहीं फेल हुआ, पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। अगर कोई बच्चा कक्षा के अंदर अगर ऊँघते हुए पाया जाता है, अगर उसको नींद आ रही है, तो इसमें क्या हो सकता है, बच्चे की गलती नहीं है, इसमें टीचर की भी गलती हो सकती है। अगर एक बच्चे को आ रही है तो खैर अलग बात है, लेकिन कक्षा के अंदर आधे से ज़्यादा बच्चे पढ़ाते समय, शिक्षक जब पढ़ाते हैं उसमें वह ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो उनके शिक्षण में ही दोष है। ठीक है, यह माना जाता है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उनके सांस्कृतिक जो कल्चर और भाषाई ज्ञान है उनको महत्व देना तथा उनके प्रयोग को बताना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन की कक्षा में सृजनात्मकता। देखिए, यह एक ऐसा शब्द है जो कि पॉजिटिव टैगवर्ड है, यानी कि ऐसे शब्द जो हैं आपके सही होते हैं, यानी आपके पॉजिटिव होते हैं, ये आपका निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। जो क्रिएटिविटी होती है ना बच्चे के अंदर, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कक्षा में सृजनात्मक, क्रिएटिविटी और प्रतिभाशाली जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यहाँ पे आपसे निगेटिव पूछा है, यानी कि करता है हस्तक्षेप, मतलब बाधा उत्पन्न करता है। उसके पहले कुछ बातें आपको बता दें कि देखिए, अगर क्वेश्चन कुछ अलग रहे, ऑप्शन में अगर ए वाला ऑप्शन दिखे सृजनात्मक कहीं ऑप्शन में रहा था तो ये क्वेश्चन आपके मतलब सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यह पॉजिटिव टैगवर्ड है और ये जहाँ होगा वहाँ पे सही होने की संभावना काफ़ी अधिक होगी अगर पॉजिटिव का रिलेशन पॉजिटिव के साथ हो। ये कैसे होगा हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो कक्षा में सृजनात्मक, यानी कि जो क्रिएटिव है और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट हैं, उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। देखिए, हस्तक्षेप मतलब होता है बाधा उत्पन्न करता है। ये तो पॉजिटिव टैग है, लेकिन यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है निगेटिव, तो निगेटिव का आपको निगेटिव ही खोजना है। देखिए, इस 4 ऑप्शन में कोई ऐसा है जो बाधा उत्पन्न वाली बात करता है, जो निगेटिव फील कराती है,
तो पहला ऑप्शन है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। देखिए, उन्हें अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, अच्छी बात है। अगला कहते हैं कि उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पे। अगर किसी बच्चे को अतिरिक्त समय देते हैं तो भी कोई पाबंदी नहीं है, भाई सीखने में उसको दिक्कत हो रही है। अगला उनके प्रति स्नेही होने के नाते, अगर आप उसके प्रति स्नेह होते हैं टीचर होने के नाते, ये भी अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है, यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के अपना के। देखिए, टीचर यहाँ पे अलग अलग तरीके का निर्देश नहीं दे सकता है बच्चों को, ठीक है, उसके अनुकूलित प्रेरक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव यही होगा और आपसे हस्तक्षेप पूछा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ क्या होता है। मैंने पहले कहा आपको कि आज का जो क्वेश्चन लेवल होगा वो आपका मॉडरेट टू हाई होगा। आप इस क्वेश्चन को आसान भी नहीं समझिएगा और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं समझिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षण अभियोक्ता के अर्थ की बात करें तो पहला है कि शिक्षक बनने की इच्छा। देखिए, ये नहीं होता है कि आप शिक्षण अभियोक्ता की बात करें तो शिक्षण बनने की इच्छा मतलब ये नहीं होगा कि आप शिक्षण व्यवसाय में आए हैं कि आपकी इच्छा है, ठीक है, बनने की इच्छा से आए, बल्कि आपको उसमें अच्छा फील होता है, आप पढ़ाना जानते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए आप आते हैं। अगला कि शिक्षण कार्य में लगन। नेक्स्ट की बात करते हैं कि शिक्षण कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ होता है कि शिक्षक का कार्य करने हेतु सभी अपेक्षित योग्यता है। देखिए, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे कि जब भी ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना है तो ध्यान रखना है, जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, आपको चारों ऑप्शन ऐसे सवालों में लगेगा कि ये सही होगा, लेकिन उसके अंदर आपको एक बेस्ट आंसर निकालना है जो आपको सब कुछ फुलफिल करता होगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। एक शिक्षक है तो उसको ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए एक आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे ज्ञान के अलावा। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जब मिलेगा तो आपको 96 नंबर से लेकर 120 नंबर तक का जो सवाल होगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल होगा, 25 क्वेश्चन, जो लास्ट वाला सेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अपने आप को एज ए टीचर मानना है। जब भी बच्चों से रिलेटेड सवाल आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप एक टीचर की भूमिका में होंगे और अपने आप को टीचर मान के और फिर सोचना है, फिर उसका जवाब देना है। यानी कि जहाँ पे बच्चे से प्रश्न पूछे जाएंगे या बच्चे जो सवाल करते हैं वहाँ पे अपने आप को रखिए और फिर क्या कीजिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, एक ज्ञान तो आप देंगे ही उसको, उसके अलावा आप क्या सिखाएंगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना। भाई बच्चों को आप बताएंगे कि भाई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए अथक प्रयास करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या करना होगा, संतुलन नहीं खोना है और समय का सदुपयोग करना है, और ये सभी हो जाएगा। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, ज्ञान के अलावा इन सभी बातों को अपने बच्चों को सिखाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा कब सार्थक होगी। देखिए, शिक्षा कब सार्थक होगी, तो शिक्षा सार्थक तब होगी जब वह बालक केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बालक छात्र की जगह पे आपका बालक भी होगा, दोनों सब समान ही है, तो आपसे दे देगा ऑप्शन में कि बालक केंद्रित हो या बालक जो है मध्य में हो। मध्य का मतलब ही केंद्र होता है, आपको पता है। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षा तब सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। छात्र केंद्रित कहने का मतलब क्या हो गया कि जो छात्र की रुचि है, जो छात्र की क्षमता है, जो छात्र की योग्यता है, ठीक है, उसी के अनुरूप उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके पाठ्यक्रम का निर्माण भी होना चाहिए। अब वह जमाना किया जहाँ पे शिक्षक जो होता था वह क्या होता था, शिक्षा जो होता था वह शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, जहाँ पे केंद्र में कौन होता था, एक शिक्षक होता था। शिक्षक यानी कि गुरु जो कहते थे बच्चे वही मानते थे, या जो भी डायरेक्शन देना होता था वह गुरु का काम होता था। गुरु मारे पीटे जो भी करना है, जैसे बच्चों को पढ़ाए, लेकिन वह ज़माना ख़त्म हो गया, वह सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है वह क्या है, वह है छात्र केंद्रित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बालक केंद्रित भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा बालक इंपॉर्टेंट है, अब टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बालक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, छात्र इंपॉर्टेंट है। अब टीचर की उतनी भूमिका नहीं होती है, टीचर एक सिर्फ गाइडलाइन के रूप में होता है, टीचर एक रास्ता दिखाने वाला होता है, बाकी चीज़ें जो है छात्र से होके जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा, छात्र केंद्रित या बालक केंद्रित, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से बता रहे हैं, कहीं भी आप रोजगार के लिए शिक्षा को मत बता दीजिएगा, समाज के लिए नहीं, पाठ केंद्रित तो बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा। तो छात्र केंद्रित, छात्र आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, छात्र जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो आपके नज़रिए से देखें तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। ऐसी तो मानसिकता आपकी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम शिक्षा ग्रहण कर लिए तो सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। अगला कि छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। आगे देखते हैं कि छात्रों को साक्षर बनाना। देखिए, इसका मतलब शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि केवल बच्चों को साक्षर बना दिया जाए,
यहाँ पे देखिए छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, देखिए आप दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ये भी आपका सही हो सकता है। हमने कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कई ऑप्शन आपको लगेगा कि सही है। जैसे छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, आप कहेंगे कि सर शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चे का जो मानसिक विकास है अच्छा हो, बच्चे मेंटली रूप से स्ट्रांग हो, ठीक है, उसका विकास हो, ये बात सही है। और फिर कहेंगे बालकों का सर्वांगीण विकास। हमने कहा कि आपको एक बेस्ट आंसर चुनना होगा। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, केवल छात्रों की मानसिक योग्यता विकास होगा, उसका मेंटल एबिलिटी का विकास होगा। लेकिन वहीं आप सर्वांगीण विकास चुनते हैं, इस ऑप्शन को चूज करते हैं, तो सर्वांगीण का मतलब होता है सभी पक्षों का विकास। इसमें शारीरिक भी आ जाएगा, फिर मानसिक भी आ जाएगा, सामाजिक भी आ जाएगा, ठीक है, ये सभी पक्ष इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी पक्षों का विकास बालकों का। यहाँ पे इसलिए नहीं होता ऑप्शन में तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे केवल मानसिक है, लेकिन सर्वांगीण का मतलब सभी पक्षों का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बातों को मुख्य रूप से ध्यान करना चाहिए। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे उसमें से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, जब भी अगर आप पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का, अगर करिकुलम बोलते हैं हम, देखिए सिलेबस अलग हो गया, विषय होता है, तो पाठ्यक्रम को करिकुलम कहा जाता है। आप देखते हैं ना कि पाठ्यक्रम का जब निर्धारण होता है तो उस समय कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। आप अगर एक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों का, अगर आप पाठ्यक्रम का निर्माण करने जा रहे हैं तो शिक्षा के उद्देश्य भी तो आपके क्लियर होने चाहिए ना, कि हम अगर 5 क्लास का पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो 5 क्लास में शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे उसका डिजाइन करना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों का होना चाहिए और छात्रों की आवश्यकता, उसकी रुचि और योग्यताओं का। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, हमने कहा कि बालक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, तो जो बालक की रुचि है, जो बालक की क्षमता है, जो बालक की योग्यता है, उसी के आधार पर ही आपको पाठ्यक्रम का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर भाषा सीखने सिखाने की बात आए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसके मानते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है जो कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत कहते हैं कि बच्चे जो है समाज में अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं, या वाइगोत्स्की कहते हैं, ठीक है, कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वह सामाजिक अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक क्या होगा, अंतःक्रिया हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानते हैं किसको, समाज को मानते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चा का जन्म कहाँ होता है, किसी न किसी परिवार में होता है। तो जब बच्चा का जन्म होता है तो उस समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, क्योंकि उस समय उसमें कोई गुण नहीं होता, ना तो उस समय उसमें सामाजिक गुण होता है कि वह समाज के गुणों को समझ जाए, ना तो उसके अंदर असामाजिक गुण होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सबसे पहले अपने परिवार के माध्यम से सीखता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी राइज होता है कि बालक का सबसे पहला गुरु कौन होता है, तो उसके माता पिता होते हैं। जो बालक का सबसे पहला परिवार होता है, ठीक है, वह कौन होता है, तो विद्यालय होता है। माफ़ कीजिएगा, जो बच्चे का पहला विद्यालय होता है वो कौन होता है, तो उसका पाठशाला होता है, तो उसका परिवार होता है। कई क्वेश्चन, परिवार क्या है, तो परिवार जो है सामाजिक इकाई की पहली इकाई है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि परिवार जो है कौन सी इकाई है, तो यह प्राथमिक आती है। परिवार क्या है, प्राथमिक आती है, परिवार प्राथमिक आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यालय की बात करें, समाज की बात करें, ये सब द्वितीय इकाई के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि बालक की पहली इकाई कौन सी होती है, पहली सामाजिक इकाई क्या होती है, तो परिवार होता है। बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, तो उसके माता पिता होते हैं, ठीक है। बच्चे का क्या बोल रहे हैं, विकास कब से होता है, तो बच्चे का विकास जो होता है वह गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, ठीक है, उसी समय से उसका विकास होता है। और विकास जो है वह मतलब वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, विकास क्या है, तो विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, या पूरी जीवन चलती रहती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि सर आप बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें हम फैक्ट आपको इससे रिलेटेड करके बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किससे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो यहाँ पे सामाजिक अंतर विकास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर है कि डैश भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य है।
तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण होता है, संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाते हैं या दूसरों के विचारों को खुद तक पहुँचाते हैं। जैसे आप कुछ भी बोलते हैं तो वह दूसरे पार्टी को बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को आप बोल रहे हैं तो वह एक संप्रेषण के माध्यम है। आप बोल रहे हैं वह सुन रहा है, या वो बोल रहा है आप सुन रहे हैं, वह एक संप्रेषण के माध्यम है कि जो अपने विचारों को, आपका जो विचार है आप उसको पहुँचाते हैं, ठीक है, अपनी बातों को उस तक पहुंचाते हैं, या उसका जो विचार होता है वो आप तक पहुंचाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। तो संप्रेषण भाषा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो महत्वपूर्ण कार्य भाषा का कौन सा है? तो संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन है कि छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उससे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? तो देखिए, जब भी छात्र अगर लिखित कार्य करते हैं तो शिक्षक को काम खत्म होने के, यानी कि जो कार्य खत्म हो जाता है लिखित कार्य, उससे तुरंत बाद ही जांचना होगा। आप ऐसा नहीं है कि टीचर है तो नेक्स्ट डे जांचेंगे उसके बाद जांचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो इसका अगर वेस्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा खेल का मैदान। ठीक है, खेल का मैदान। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। देखिए, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? एक छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अगर कोई भी टीचर है या प्रिंसिपल है तो वह छात्रों के लिए मोटिवेशंस का काम करना चाहिए, यानी कि एक प्रेरणादायक होना चाहिए। अध्यापकों के लिए जो टीचर है उनके साथ भी समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए। एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए, यानी कि सभी ऑप्शन हो जाएगा। आप अगर मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला जब हो गया, दूसरा हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा अगर नहीं भी पता है तो चौथा होगा, क्योंकि ऑप्शन में सभी है, तो सभी है तो ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है? कोई भी शिक्षिका है अपने बच्चों को आंतरिक रूप से, देखिए मोटिवेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक होता है जो व्यक्ति को खुद से मोटिवेट मिलता है, यानी कि अंदर से खुद का आत्मविश्वास होता है कुछ करने का। और बाह्य होता है जो कि किसी पुरस्कार के लालच में या पेरेंट्स के दबाव में कोई भी काम करता है। बच्चा मान लीजिए उसको अगर डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है, उसका आंतरिक मोटिवेशन से नहीं है डॉक्टर बनना, लेकिन जब बच्चे के माता पिता फोर्स करते हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, या तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे लिए हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो ये पुरस्कार के लालच में कर रहा है या अपने माता पिता के दबाव में कर रहा है, इसलिए उसको बाह्य मोटिवेशन कहते हैं। उसको बाहरी रूप से मोटिवेशन मिलता है। अगर वह डॉक्टर बनना चाहता है, उसका खुद का आत्मविश्वास है, घर वाले कहते हैं नहीं तुम इंजीनियर बनो, वो कहते हैं नहीं हमको डॉक्टर बनना है, तो यह इसका आंतरिक मोटिवेशन से, जो उसके खुद के अंदर की बात है, जो अंदर से उसको मोटिवेशन मिलता है कि हमको यही करना है, तो ये आपका आंतरिक होगा। अब बाह्य जो हो बाहर से मिलता है। तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है? तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में मदद देके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पड़ती है। अभी मैंने क्या कहा था कि शिक्षण की योजना पड़ती जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वह होनी चाहिए आपकी बालक केंद्रित, यानी कि छात्र केंद्रित। बताया था ना कि छात्र जो है केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का सोर्स क्या है? तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का सोर्स किसके लिए है? तो यह महिलाओं और पिछड़े दोनों के लिए। ठीक है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का सोर्स क्या है? महिलाओं और पिछड़ों के लिए है। अगला कि शिक्षक का मूल्य कार्य क्या है? शिक्षक का मूल कार्य क्या है? तो अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, यानी कि शिक्षा का कार्य क्या होता है कि भाई जब भी आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वातावरण, एक इन्वायरमेंट मतलब वैसा क्रिएट करना जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ सके। अगला कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अगर हम बात करें भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है तो वह उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो है वह उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए आपने देखा था कि करिकुलम में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना जरूरी था, और वही हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है कि जो भी हमारा करिकुलम बन के आता है उसमें उद्देश्यहीन शिक्षा होता है, यानी कि उसका एक पर्पस नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को नौकरी किसी लाइन में करनी है, फील्ड में करनी है, तो उसको उसी दिशा में अगर पढ़ाया जाता है तो उसके लिए उद्देश्यपूर्ण होता है। अगर उसको बढ़े क्या काम करना होता है तो उसी तरीके से जो अभी आप NEP 2020 के अंदर देखेंगे, इसमें आपका है कि जो कुछ भी बनना चाहता है, अगर कोई दूध बेचना चाहता है तो वह उसी का काम सीखेगा, कोई कृषि का कार्य करना चाहता है तो वह उसी का सीखेगा, यानी कि उसमें शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि भारत में शिक्षित लोग तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। क्यों है? क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षा का कोई पर्पस नहीं है, यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। अगला कि किस प्रकार का कक्षा सबसे उत्तम माना जाता है? तो देखिए, कक्षा सबसे उत्तम तभी माना जाएगा अगर मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आप कक्षा को कब सबसे अधिक उत्तम मानेंगे? तब जब लोकतांत्रिक हो, जहाँ पे बच्चों को भी प्रश्न पूछने की आज़ादी हो, जहाँ पे बच्चों की बातों को दबाया नहीं जाए, जहाँ पे बच्चे की बातों को सुना जाए,
ठीक है, जहाँ पे हर एक बातों को सुना जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो कक्षा का नेतृत्व तो सबसे उत्तम तब माना जाएगा जब लोकतांत्रिक हो। ऐसा नहीं कि हम रमेश है तो उसको बहुत मानेंगे, सूरज है तो उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए एक शिक्षा का। तो यह लोकतांत्रिक होना चाहिए, तभी वह कक्षा का नेतृत्व सबसे अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करती है? वास्तविक अनुभव मतलब रियल एक्सपीरियंसेस की बात करती है। अब देखिए रियल एक्सपीरियंसेस कहाँ मिलती है? आपने भ्रमण किया होगा, आप मिडिल स्कूल में भी होंगे या प्राइमरी स्कूल में भी होंगे या कहीं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं आप भ्रमण पे गए होंगे स्कूल के माध्यम से, या फिर आप ऐसे भी जाते हैं। बच्चों को ले जाया जाता है, तो ले जाया जाता है तो उसमें उनको दिखाने के लिए कि अगर मान लीजिए पटना चिड़ियाघर चले गए तो वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ की वास्तविक चीज़ों को देखेंगे, फिर बच्चे टीचर से सवाल जवाब करेंगे। तो वास्तविक अनुभव कहाँ पे मिलेगी? उनको भ्रमण विधि के माध्यम से मिलेगी। कहाँ पे? भ्रमण विधि के माध्यम से उनको वास्तविक अनुभव मिलेगी, जहाँ पे भ्रमण के जाएंगे। अगर राजगीर जाएंगे तो वहाँ की चीज़ें सीखेंगे, नेपाल लेके जाइएगा तो वहाँ का चीज़ें देखेगा, ठीक है, अगर हिमालय दिखता है तो वहाँ के बारे में पूछेगा। तो रियल एक्सपीरियंसेस कहाँ से होते हैं? भ्रमण विधि के माध्यम से। अगला कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा क्या? देखिए बच्चों को कभी भी रट के कोई भी चीज़ें नहीं सिखाई जाएगी, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, दंड नहीं देना है। मैंने पहले कहा था अंक अच्छे लाने के लिए पढ़ना नहीं है। तो कहता क्या है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में, प्रारंभिक कक्षा क्या होती है? जैसे 1 to 5 की कक्षाएं हो गई, उसमें प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करता है। कैसे? रटकर याद करने के लिए। देखिए रटना कभी रटकर आए गलत करना है, रटकर नहीं करना है, प्रत्यास्मरण नहीं करना है, दंड नहीं देना है बच्चों को, ये भी गलत। ऐसे काम करना है जो परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अंक अच्छे लाने के लिए नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही होगा। सीखने के लिए और उसमें जिज्ञासा बने रहे, इसको पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? तो छात्र को अगर समझना है तो इसके लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है इसका ज्ञान होना चाहिए, बालक की रुचि और जो प्रवृत्तियाँ उसका ज्ञान होना चाहिए सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो सामाजिकरण के गौण वाहक की अगर बात करें तो विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करना है तो सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। जो मैंने कहा था आपको 1 to 5 की बात की, तो प्राइमरी शिक्षा और जो प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब वैसा शिक्षा कि जिस समय पढ़ना होता था बच्चों को उस उम्र में नहीं पढ़ा। मान लीजिए आज 40 साल का है और उनको पढ़ने की इच्छा हुआ तो फिर से वे पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत तो सभी लोग आते हैं जो उस समय पढ़ाई तो नहीं की लेकिन अब पढ़ने की उनकी इच्छा है। तो प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य हो सकता है। अगला कि अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से क्या आशा रखते हैं? लेकिन हर एक पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चे के लिए टीचर से क्या चाहते हैं कि उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, ये तो हो, और सहानुभूति और प्रेम मिले, यानी कि उनके बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो और सभी के साथ सहानुभूति और प्रेम मिले, यही चाहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? अगर शिक्षकों को देश के बारे में बताना है, बच्चों को बताना है या राष्ट्रीय भावना जगाना है बच्चों के अंदर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला, राष्ट्रीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने। हमारी राष्ट्रीय भाषा तो है ही नहीं कोई, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, तो नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वह राजकीय भाषा है। ध्यान रखिएगा, हमारी भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, हिंदी जो है वह राजकीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग, देखिए किसी चीज़ का अधिक से अधिक प्रयोग करने से वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती है। हाँ, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिसमें छात्रों में राष्ट्रीयता भावना जागे, ये बात सही है, ठीक है। यानी कि वैसा आप प्रैक्टिकल करवाइए, वैसी चीज़ें करवाइए, नाटक खिलवा दीजिए, जिससे कार्यक्रम करवा दीजिए जिससे छात्रों के अंदर एक राष्ट्र की भावना का प्रेम हो जाए, ठीक है। उसको मूवी दिखा दीजिए देशभक्ति, तब तो उसके अंदर एनर्जी सा आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, आप विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागे। अगला है कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों के पास हो। यानी कि अगर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात है, अगर उसको सर्वांगीण विकास बच्चे का है तो उसके लिए शिक्षक को क्या जरूरी है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो उसके लिए बच्चे का व्यवहार इंपॉर्टेंट है कि भाई बच्चे का व्यवहार कैसा है, एक शिक्षक को पता होना चाहिए, तभी उसका सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव होते हैं? देखिए वो कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र सबसे अधिक एक्टिव होते हैं? तो आपको पता है कि जब बच्चे शुरू से ही जाते हैं तो उनको प्रश्न पूछने की बहुत लालसा होती है और हर जगह पे वो प्रश्न पूछना शुरू करता है। यह हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि जहाँ पे बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पे आपके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है? बाल केंद्रित, जो मैंने आपको कहा था बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पे बच्चे कहाँ होंगे, मध्य में होंगे, केंद्र में होंगे,
तो कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पे आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी भी विषय वस्तु यानी कि कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को या जो भी कंटेंट है अगर छात्रों को अगर आसानी के साथ सिखाना है तो टीचर का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए। तो टीचर का सबसे पहला गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ के संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों में नेतृत्व की भावना क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी इस पार्ट 1 वीडियो के माध्यम से हमने 30 क्वेश्चन को कवर किया। ठीक है, हम पार्ट 2 इसका भी लेके आएंगे, इससे आगे के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो अभी आप बताना कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, फिर हम पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं और वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। हमने क्वेश्चन का लेवल रखा है और वैसे ही क्वेश्चन का लेवल रखा है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। इसलिए तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेगा और मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।